जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग। उन्होंने मां समलई को अपनी अधिष्ठात्री देवी माना। आज भी पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले पाटनागढ़, पलंगी, कानपुर, बामनगढ़, रायगढ़, सारणगढ़, सरगुजा शहरों के रूप में उन राज्यों की झलक मिलती है। तब से समलेश्वरी संबलपुर का सांस्कृतिक गढ़ रहा है। वार्षिक कुआ जिउतिया और भाई जिउतिया के उत्सवों के दौरान मंदिर की प्राचीन परंपरा ही नहीं, इनका उल्लेख यहाँ के सभी रिकॉर्ड से यकायक गायब पाया गया। ये एक अबूझ पहेली बनी रही, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदानों का पता चलते ही संबलपुर के हीरे अब मुनाफे का सौदा नहीं रह गए थे। आओ आओ सुनो मां समलई की कहानी। इतिहास भरा इस माटी का, बड़ी सुंदर है ये बखानी। जहां तक यहाँ के मूल निवासियों की बात है तो गोंड, कोंड और बिंझाल जाति के लोग अनंत काल से इस भूमि पर रहते आ रहे थे। वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर शांतिपूर्वक यहाँ जीवन जीते थे। अपने प्राचीन नियम कानून के अनुसार अपने राजा का स्वयं चुनाव करते थे। हीरों के खनन के अलावा वे लोग खेती बाड़ी भी करते थे। रानी के हटने के बाद नारायण सिंह गद्दी पर बैठे। मेजर किट्टो ने नारायण सिंह को मूर्ख, बुढ़ा और उल्लू शासक कहा। अब इस कंपनी राज को एक दिन भी और नहीं सह सकते। ये असहनीय हो गया। हाँ राजा जी, इनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हमें कोई नई तरकीब सोचनी होगी। इस बार हम इन पे पहाड़ी के पीछे छुप कर वार करेंगे और मां समलई के आशीर्वाद से जीतेंगे। जय मां समलई। जय मां समलई। साय ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा। डेबरीगढ़ की पहाड़ियों और सारंदा दर्रे के युद्ध में उनके छापामार युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज दंग रह गए। उनकी साहस और वीरता के चलते ही उन्हें वीर सुरेंद्र साय की उपाधि दी गई। मगर अफसोस कि जल्द ही ऐसे ही एक युद्ध में सुरेंद्र साय और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच राजा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। उनको कोई संतान नहीं थी। अंग्रेजों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने हड़प नीति का सहारा लेकर संभलपुर के शासन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले। इससे क्षेत्र में विद्रोह और अधिक भड़क उठा। गुलाम न बना गोरी सरकार का, इस मिट्टी में जन्मा वीर सुरेंद्र साय। सर उठाकर लड़ी लड़ाई जब तक प्राण न जाए। लोगों की नब्ज को भांपते हुए अंग्रेजों ने सुरेंद्र साय के साथ संधि करने का फैसला किया। अंग्रेजों ने संबलपुर के लोगों के कल्याण के बहाने उनके सामने शांति का प्रस्ताव रखा। मातृभूमि के सच्चे सपूत सुरेंद्र साय ने निडरता पूर्वक अंग्रेजों के सामने संधि की 2 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि उनकी बाकी की सजा माफ करते हुए उन्हें जेल से रिहा किया जाए, और दूसरी शर्त यह थी कि संभलपुर की गद्दी को उसका असली हकदार मिले। पहली शर्त आसानी से मान ली गई और दूसरी शर्त को पूरा करने का आश्वासन देते हुए उसे विचाराधीन रख दिया गया। बदकिस्मती से अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने गद्दी पर साय के दावे को मानने से इनकार कर दिया। स्थिति को भांपते हुए साय ने 1857 में खुले विद्रोह की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को डर था कि सुरेंद्र साय और उनके साथियों की मौजूदगी में लोग भड़क उठेंगे और क्षेत्र की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए उन्हें पकड़कर नागपुर जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें असीरगढ़ के किले में भेज दिया गया, जहां साय यहाँ के शासन प्रशासन में दखल देने लगे और यहाँ की अपार दौलत को दोनों हाथों से लूटा। सन 1766 में संबलपुर के राजा अभय सिंह ने क्लाइव को उड़ीसा का 16 कैरेट का हीरा भेंट किया।
तभी क्लाइव के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न संबलपुर से एक नया व्यापार शुरू किया जाए। इस व्यापार से उसे अपनी काली कमाई को हीरो के रूप में बदलने और इसकी तस्करी कर इंग्लैंड ले जाने में मदद मिलती। उन्होंने हीरे के इस व्यापार में पार्टनर बनाने के लिए थॉमस मॉट से संपर्क किया, जो कलकत्ता के पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। थॉमस मॉट को संबलपुर भेजा गया। मिस्टर मॉट, प्लीज आप सुमेरपुर जाइए और वहां से हीरो के सोर्सेज के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड में ये हीरा बहुत अधिक कीमतों में बिकेगा। घने जंगलों से होकर जाते समय मॉट की मुलाकात संबलपुर के राजा के एक अधिकारी से हुई। हीरे के व्यापार की देख-रेख की जिम्मेवारी उसी अधिकारी पर थी। उस अधिकारी को ये कार्य सौंपा गया है कि वो बरसात के बाद ईब नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है, में उस लाल मिट्टी वाली जमीन का पता करे जो पहाड़ों से बहाकर लाई गई चट्टानों से बनती है। इसी जमीन में हमेशा से हीरे मिलते रहे हैं। क्लाइव ने वह योजना क्यों छोड़ दी, ये अभी तक एक अबूझ पहेली है। सन 1850 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अंतिम सांसें संबलपुर के इस वीर योद्धा को हमेशा उड़ीसा के अमर शेर के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा शेर जिसे अंग्रेजों ने न तो मारने की हिम्मत की और ना ही उनके जीते जी उस जमीन पर खुलेआम पैर रखने का साहस कर सके। आज संबलपुर पश्चिमी ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है, जिसे देवी समलेश्वरी का वरदान प्राप्त है। आजादी के बाद इस क्षेत्र में जबरदस्त विकास और प्रगति हुई है। महानदी पर बने हीराकुद बांध के कारण इस क्षेत्र में चावल की भारी पैदावार के चलते इसे पश्चिमी ओडिशा का चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ साल में 3 फसलें होती हैं। भरपूर खनिज पदार्थों वाले इस क्षेत्र में तेजी से औद्योगिकरण हुआ है। मां समलई के उपासक, बुनाई में माहिर यहाँ के दस्तकार, ओडिशा की संबलपुर इकत साड़ियों को विश्व प्रसिद्ध करने में प्रयासरत है। जिन हीरों ने एक समय में विश्व पटल पर समालका क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाई, वो फिर से देवी समलेश्वरी का जय घोष करते संबलपुरी गीतों की धुन और ढोल के ताल पर झूमते हुए दुनिया का मन मोह रहे हैं। जय मां समलई। खंडा थर पर धरी हस्ते झुली झुली बाझुली आगो झुली झुली खंडा थर पर धरी हस्ते दुखीर दुख हरी करुणा दे ढाली माना तोर उड़ाई जगते मंदार मंडित सिंदूर शोभित अजनी संभूत जगत